नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक नए टॉपिक को। इसके पहले मैं बता दूं, ज्योग्राफी में कुल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 नंबर का। तो ये जो टॉपिक है आज का, भूजल संसाधन, जो कि दिया गया है सिलेबस में, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भूजल संसाधन का अर्थ होता है, भूजल का मतलब पृथ्वी पर जल, संसाधन का मतलब होता है स्रोत या सोर्स, जहाँ से जल उपलब्ध होगा। तो अगर हम बात करें, पृथ्वी पर 71% भाग जो है वो जल है। पृथ्वी पर 71% भाग जल है और 29% भाग स्थल है। जैसे कि बात करें, पृथ्वी पर जल की मात्रा ज़्यादा है और स्थल कम कम क्षेत्रफल में है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है और कितने प्रतिशत भूभाग पर स्थल है। ये क्वेश्चन भी बनता है। पृथ्वी पर 71% क्षेत्रफल पर जल पाया जाता है और 29% पर स्थल है। और जो उपलब्ध जल है, अगर हम बात करें, उस जल में 97.5% जल जो है वो महासागरों में स्थित है। और 2.5% जल पीने योग्य है। सिर्फ और सिर्फ 2.5% जल जो है वो पीने योग्य है। और इसमें से जो पीने योग्य जल है, इसमें से 70% जो जल है, 70% जो जल है वो बर्फ़ के रूप में है। बर्फ़ के रूप में मतलब ग्लेशियर वगैरह हैं, जैसे कि बात करें। और केवल और केवल 30% जो जल है वो यूज किया जा सकता है। और वो जो 30% जल है वो नदियों में, तालाबों, झील, कुओं इत्यादि के माध्यम से उपलब्ध हो पाता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ पे। 71% पृथ्वी पर बात करें जल है और 29% पर स्थल है। और जल की अगर बात करें तो केवल पीने योग्य जो जल है वो केवल 2.5% जल पीने योग्य है। यहाँ पे प्रतिशत लगाएंगे, ध्यान रखिएगा, ये प्रतिशत में है। और 97.5% जल जो है वो महासागरों में है, क्योंकि महासागरों का जल पीने योग्य नहीं है, खारा जल है, तो उसका यूज नहीं किया जा सकता है। कई देश ऐसे हैं जो फ़िलहाल ये तकनीकी बहुत महंगी है कि महासागर के जल उससे जो लवण होता है, मतलब खारा पानी होता है, उसको शुद्ध पेयजल में कन्वर्ट करना। ये प्रणाली जो है बहुत महंगी है और अभी खासकर इसका यूज इतना ज़्यादा नहीं किया जा रहा है। लेकिन आने वाले समय में ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि केवल जो 2.5% ही जल पीने योग्य है, ये समस्या उत्पन्न हो जाएगी आने वाले समय में। 70% बर्फ़ है और 30% यूज किया जा सकता है। ये आसानी से समझ में आ गया होगा। जो नदी, तालाब, कुआं और ट्यूबवेल, इनके माध्यम से उपलब्ध हो पाता है। आगे जानते हैं, भारत के लगभग 4% जल विश्व के जल का उपलब्ध है। मतलब भारत में जो जल है वो 4% जो जल है विश्व के जल का उपलब्ध है। विश्व के जल का कुल 4% जल जो है वो भारत में उपलब्ध है, कहने का अर्थ ये है। इसके बाद अगर बात करें, भारत में जल के स्रोत कौन कौन से हैं, कहाँ से जल उपलब्ध हो पाता है, तो जैसे नदियाँ हैं, झील, तालाब। इसके बाद भूमिगत जल का मतलब जैसे नलकूप और नल के माध्यम, ट्यूबवेल और नल के माध्यम से जल उपलब्ध हो पाता है। ये जल के स्रोत हो गए। भूमिगत जल सबसे ज़्यादा नलकूप का जो उपयोग है, जैसे कि नलकूप का और कुआं जो है मैदानी क्षेत्र में ही पाया जाता है। कुआं पहाड़ी क्षेत्र में हो नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे जो जल, वर्षा का जल है, वो ज़मीन के अंदर रिस कर नहीं जा पाता है। वहाँ पे टैंक बनाया जाता है। तो जो भूमिगत जल है वो उत्तर के मैदान में, अगर हम बात करें, ज़्यादातर सबसे ज़्यादा कुएँ और नलकूप पाए जाते हैं। तो मैदानी क्षेत्रों में ही ये पाया जाता है। और ये क्वेश्चन भी बनता है कि सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल जो है वो किस राज्य में ट्यूबवेल का प्रयोग किया जाता है। तो ट्यूबवेल का सबसे ज़्यादा प्रयोग उत्तर प्रदेश में होता है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। टैंक टैंक का जो प्रयोग है वो पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा होता है, क्योंकि जहाँ पे माउंटेन होता है वहाँ पे, अभी बताया कि जैसे कि माउंटेन और पथरीली ज़मीन होने की वजह से वहाँ पे पानी रिस कर नहीं जा पाता है, तो वहाँ पे टैंक बनाया जाता है। तालाब मैदानी क्षेत्र में पाया जाएगा, तालाब भी। भूमिगत जल उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। ये क्वेश्चन हो चुका है, बता दिया अभी। जैसे प्रायद्वीपीय पठार की बात करें, पानी को स्टोर किया जाता है। यहाँ पे पानी को स्टोर किया जाता है, टैंक बना करके पानी उसमें स्टोर किया जाता है। प्रायद्वीपीय पठार पानी को टैंक बना करके, मतलब प्रायद्वीपीय पठार के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे पानी को टैंक बनाकर स्टोर किया जाता है। तटीय मैदान जो होते हैं, अगर हम बात करें, पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध होता है। जो तटीय मैदान होते हैं वहाँ पे जल की कमी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे जो जैसे नदियाँ हैं, नदियाँ जो है पहाड़ों से निकलती हैं और
धीरे बहते बहते वो समुद्र की ओर जाती हैं, तो अपने साथ अगर हम बात करें मैदानी क्षेत्रों में जब पहुँचेंगे वहाँ पे सबसे ज़्यादा जल उपलब्ध होगा, और वो तटीय क्षेत्रों में भी जाएंगे तो वहाँ भी पानी की दिक्कत नहीं होती है। तो जो तटीय मैदान होते हैं वहाँ पे पानी की कोई समस्या नहीं पाई जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें सर्वाधिक सिंचित राज्य की बात करें, सबसे ज़्यादा सिंचित राज्य मतलब सबसे ज़्यादा सिंचाई जो उपलब्ध हो पाती है, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा सिंचित राज्य वो है पंजाब है। सूखा क्षेत्र महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि ये लातूर कहाँ पर है। लातूर महाराष्ट्र में। अक्सर यहाँ पे सूखा की खबरें आती रहती हैं। कई बार ऐसा होता है कि पानी ना बरसने की वजह से यहाँ पे चिड़िया मर जाती हैं। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी, यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे कि भूमिगत टंकी बना करके कौन सा राज्य पानी स्टोर करता है, जैसे राजस्थान में भूमिगत टंकी बना करके पानी को स्टोर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे पानी की सबसे ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है। मिजोरम सिंचाई के लिए नहरों पर निर्भर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा राज्य ऐसा है जो सिंचाई के लिए नहरों पर निर्भर है, तो वह है मिजोरम। उत्तर प्रदेश में सिंचाई, 1823 में प्रथम सिंचाई कार्यालय सहारनपुर में खोला गया था। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश का शुद्ध सिंचित क्षेत्र लगभग 143.3 लाख हेक्टेयर है। 143.3 लाख हेक्टेयर है कुल शुद्ध सिंचित क्षेत्र। आगे बात करें, उत्तर प्रदेश में लगभग 15.2% भूभाग पर जो है नहरों द्वारा सिंचाई उपलब्ध है। 74.9% भूभाग पर नलकूप द्वारा, मतलब नलकूप से जो सिंचाई होती है लगभग 74.9% से नलकूप से सिंचाई होती है। और ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। 8.7% कुआं से सिंचाई होती है, 0.5% तालाब से, और 0.7% अदर्स। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है ये नहर महत्वपूर्ण है, ट्यूबवेल और कुआं, इनका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ट्यूबवेल। इसको याद कर लेंगे। प्रदेश का सबसे पुरानी नहर अगर बात करें उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर, तो पूर्वी यमुना नहर है। ये भी ध्यान में रखना है, क्वेश्चन बनता है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर प्रणाली की अगर बात करें तो शारदा नहर। ये भी क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में पूछा जाता है। ऑनलाइनर ही है, इसको याद कर लेंगे। और अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम जो हुए हैं उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है केन बेतवा लिंक परियोजना, जो कि सिंचाई से संबंधित है और इम्पॉर्टेंट है, तो इसको यहाँ पे देख लेंगे थोड़ा सा। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन बनेगा केन बेतवा लिंक परियोजना किन दो राज्यों के मध्य प्रारंभ की गई है। तो केन बेतवा लिंक परियोजना जो है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों ने मिलकर प्रारंभ करी है, और इसको मंजूरी दी गई थी 8 दिसंबर 2021 को। इसको मंजूरी दी गई थी इस परियोजना को। इसमें है क्या खास, इसको देख लेते हैं। केन नदी का जो पानी है उसको बेतवा नदी में भेजा जाएगा, और बांध बना करके, मतलब इस पर बांध बनाया गया है, दौधन बांध केन नदी पर। ये भी क्वेश्चन बनता है कि दौधन बांध किस नदी पर बनाया गया, तो केन नदी पर, और केन नदी के पानी को बेतवा नदी में भेजा जाएगा। इसके बाद अगर बात करें, इस पानी का जो प्रयोग है सिंचाई के क्षेत्र में किया जाएगा, और उत्तर प्रदेश के किन किन ज़िलों को इसका लाभ मिलेगा और मध्य प्रदेश के किन किन ज़िलों को इसका लाभ मिलेगा, इसको देख लेते हैं यहाँ पे एक बार। तो बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर को लाभ मिलेगा, उत्तर प्रदेश के ये जो ज़िले हैं। और मध्य प्रदेश की अगर बात करें, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी, रायसेन को इस योजना का लाभ मिलेगा। मतलब ये सिंचाई व्यवस्था जो है यहाँ पे आसानी से हो पाएगी इस परियोजना के माध्यम से। आगे देखते हैं। केन नदी का जो उद्गम है वो है मध्य प्रदेश का कटनी जिला, और केन नदी बांदा में, यमुना में मिल जाती है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि केन नदी उत्तर प्रदेश में यमुना में कहाँ पर मिलती है, तो बांदा में मिल जाती है। क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। और बेतवा नदी की अगर हम बात करें तो रायसेन जिला मध्य प्रदेश से निकलती है, ये बारखेड़ा गांव से। तो दोनों ही यमुना की सहायक नदी है। यमुना जो है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी अगर हम बात करेंगे, और जिसे खुला नाला कहा जाता है यमुना नदी को। बेतवा पर राजघाट, परीक्षा और माता टीला बांध बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभी हाल के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था बांध वाला, परीक्षा बांध, जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया था लेखपाल के एग्ज़ाम में।
तो बेतवा नदी पर राजघाट, परीक्षा बांध, माता टीला बांध बनाया गया। तो भूजल संसाधन में इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा। अगर इतना तैयार कर लेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन फंस सकता है, आसानी से आप कर पाएंगे। इसको एक बार देख लेंगे सरसरी नज़र से, इतना ज़्यादा भी सिलेबस नहीं है कि तैयार नहीं किया जा सकता है। इसके पहले के जो 4 वीडियो हैं ज्योग्राफी के, उसको ज़रूर देखें, ताकि सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके बताई जा रही हैं, आपको आसानी से समझ में आए। तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।